मैं डॉक्टर सुनील बहल आपका स्वागत करता हूं। हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं जिस उपविषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं वह है अनुवाद पंजाबी से हिंदी। दोनों भाषाओं में ध्वनिगत विश्लेषण, व्याकरणिक अंतर तथा वाक्य संरचना को समझना अत्यंत जरूरी है, किंतु आज मैं ध्वनिगत विश्लेषण के भाग 1 को ही स्पष्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद पंजाबी से हिंदी ध्वनिगत विश्लेषण भाग 1। बाईं ओर पंजाबी के कुछ वाक्य यहां पर दिए जा रहे हैं जिनका दाईं ओर हिंदी में अनुवाद किया गया है। आइए इन्हें समझते हैं। पहला वाक्य पंजाबी में देखें, भारत दी राजधानी दिल्ली है। हिंदी में देखें इसका अनुवाद, भारत की राजधानी दिल्ली है। पंजाबी में दूसरा वाक्य देखें, मेरे पिताजी फौज विच नौकरी करते हैं। हिंदी में देखें, मेरे पिताजी फौज में नौकरी करते हैं। तीसरा वाक्य पंजाबी में, कबूतर उड़ रहा है। हिंदी में देखें, कबूतर उड़ रहा है। चौथा वाक्य पंजाबी में देखें, ये दोपहर का समा है। हिंदी में देखें, यह दोपहर का समय है। उपयुक्त बाईं ओर लिखे गए पंजाबी वाक्यों का दाईं ओर हिंदी में अनुवाद किया गया है। अतः किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद में दो भाषाओं का होना अति जरूरी है। जिस भाषा की सामग्री अनुदित होती है वह स्रोत भाषा कहलाती है तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। यहां पंजाबी स्रोत भाषा तथा हिंदी लक्ष्य भाषा है और जो अनुवाद करता है उसे अनुवादक कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, अपनी शब्दावली तथा अपना व्याकरण होता है। इसी कारण एक भाषा दूसरी भाषा से अलग दिखाई देती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की लिपियों, शब्दावली, वाक्य संरचना तथा व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पंजाबी तथा हिंदी भाषा में ध्वनिगत विश्लेषण, व्याकरणिक अंतर तथा वाक्य संरचना के अंतर को समझना जरूरी है। आइए इनके बारे में जानें। ध्वनिगत विश्लेषण। यद्यपि पंजाबी में स्वरों के लिए केवल 3 अक्षर हैं, ऊड़ा, ऐड़ा तथा ईड़ी, तथापि ध्वन्यात्मक स्तर पर इनकी गिनती 10 है। हिंदी में भी ये स्वर ध्वनियां हैं। आइए समझते हैं पंजाबी की स्वर ध्वनियां, हिंदी की स्वर ध्वनियां। सबसे पहले देखिए पंजाबी में अ, हिंदी में अ। फिर देखिए आ, पंजाबी में, हिंदी में आ। आगे देखिए पंजाबी में इ, हिंदी में इ। पंजाबी में ई, हिंदी में ई। पंजाबी में उ, हिंदी में उ। पंजाबी में ऊ, हिंदी में ऊ। आगे देखिए पंजाबी में ए, हिंदी में ए। पंजाबी में ए, हिंदी में ए। पंजाबी में देखें ओ, हिंदी में ओ। और अंत में देखें पंजाबी में औ, हिंदी में भी औ। तो इस प्रकार यहां पर हमने इन ध्वनियों को सुना और समझा। एक विशेष बात है कि हिंदी में एक और स्वर है जिसका नाम है री, जबकि पंजाबी में ऐसा कोई स्वर नहीं है। पंजाबी तथा हिंदी की व्यंजन ध्वनियां। यहां पर बाईं ओर पंजाबी तथा दाईं ओर हिंदी की व्यंजन ध्वनियां दी गई हैं।
आइए इन्हें समझें। ससा स, हाहा ह, कक्का क, खखा ख, गग्गा ग, कग्गा घ, ngंगा ङ, चच्चा च, छच्छा छ, जज्जा ज, चज्जा झ, ञञा ञ, टैंका ट, ठट्ठा ठ, डड्डा ड, टड्डा ढ, अणाणा अण, तत्ता त, थत्था थ, दद्दा द, तद्दा ध, नन्ना न, पप्पा प, फफ्फा फ, बब्बा ब, पब्बा भ, मम्मा म, यय्या य, रारा र, लल्ला ल, वावा व, अड़ाड़ा अड़। अब आगे देखें, यहां पर पंजाबी के 6 अक्षर दिए गए हैं, जिनमें जो पहले 5 अक्षरों के नीचे यानी पैरों में बिंदी लगाई हुई है, यह बिंदी अरबी तथा फारसी के शब्दों के स्पष्ट तथा ठीक उच्चारण के लिए लगाई गई है। आइए समझते हैं। सस्से पैर बिंदी श, हिंदी में भी है श। खखे पैर बिंदी ख, हिंदी में भी है ख। गग्गे पैर बिंदी ग, हिंदी में भी है ग। जज्जे पैर बिंदी ज, हिंदी में भी है ज। फफे पैर बिंदी फ, हिंदी में भी है फ। और अंत में देखें, लल्ले पैर बिंदी लगाई हुई है, यानी लल्ले पैर बिंदी ड़। इस अक्षर की तालव्य आवाज को पैदा करने के लिए लल्ले के पैरों के नीचे बिंदी लगाई गई है। स्वरों की मात्राएं, सबसे पहले पंजाबी रूप समझते हैं। अब देखिए, स्वर, मात्रावां, जहां लगा चिन्ह और शब्द, इनसे परिचित होते हैं। सबसे पहले देखिए एड़ा, इसकी आवाज है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसे मुक्ता भी कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के साथ कोई मात्रा नहीं लगती वे मुक्ता कहलाते हैं। अब देखें शब्द कैसे बनता है इससे, कग्गा और साथ में कोई चिन्ह नहीं है, रारा मिला और शब्द बना कर। अब देखें एड़े को कन्ना, यानी इसकी आवाज हुई आ। अब कन्ने की लंबाई हिंदी के पूर्ण विराम से आधी होती है और यह ऊड़ा तथा ईड़ी के साथ प्रयुक्त नहीं होता। अब देखिए शब्द कैसे बना, कक्का जमा कन्ना यानी आ मिलकर बने का और शब्द बना काल। अब देखिए ईड़ी को सिहारी, इसकी आवाज है ए, और इसकी विशेषता यह है कि यह अक्षर से पहले लगती है, ऊड़ा तथा एड़े के साथ प्रयुक्त नहीं होती। और देखिए अब इससे शब्द कैसे बनता है, सस्सा जमा सिहारी सी और शब्द बना सिर। अब देखें ईड़ी को बिहारी ई। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह ऊड़ा तथा एड़े के साथ प्रयुक्त नहीं होती और यह अक्षर के पीछे लगती है। शब्द कैसे बनता है, मम्मा जमा बिहारी यानी ई मिलकर बने मी और शब्द बना मील। अब देखिए ऊड़े को औंकड़, क्या बना उ, और इसकी विशेषता है कि यह अक्षर के नीचे लगती है और एड़ा तथा ईड़ी के साथ प्रयुक्त नहीं होती। और शब्द कैसे बनता है इससे, गग्गा जमा औंकड़ गु और शब्द बना गुलाब। अब देखिए ऊड़े को दुलैंकड़ ऊ, इसकी विशेषता क्या है, दुलैंकड़ की ध्वनि लंबी होती है और यह एड़ा तथा ईड़ी के साथ प्रयुक्त नहीं होती। अब देखिए शब्द कैसे बना, सस्सा जमा दुलैंकड़ सू। अब क्या बना इससे शब्द, सूरज। अब देखिए ईड़ी को ला ए, इसकी विशेषता क्या है कि यह अक्षर के ऊपर लगती है, ऊड़ा तथा एड़े के साथ प्रयुक्त नहीं होती। अब देखिए शब्द कैसे बना, सस्सा जमा ला यानी ए मिलकर बने से और शब्द बना सेब। अब देखिए ऊड़े को ला ए, इसकी विशेषता क्या है कि यह अक्षर के ऊपर लगती है, ऊड़ा तथा एड़े के साथ प्रयुक्त नहीं होती। अब देखिए शब्द कैसे बना, सस्सा जमा ला यानी ए मिलकर बने से और शब्द बना सेब। अब देखिए ऊड़े को ला ए,
अब है एड़े को दुलावा, ए, इसकी क्या विशेषता है, यह भी अक्षर के ऊपर लगती है और ऊड़ा तथा ईडी के साथ प्रयुक्त नहीं होती। अब शब्द कैसे बनता है इससे, पप्पा जमा ए, पै, और शब्द क्या बना, पैर। अब देखें, ऊड़ा उसका ऊपर से मुंह खुला है, इसकी आवाज क्या है, ओ, ठीक है, ऊड़ा उसके साथ होड़ा लगा, आवाज बन गई इसकी ओ। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह एड़ा तथा ईडी के साथ प्रयुक्त नहीं होता और यह भी अक्षर के ऊपर लगता है। अब देखें शब्द कैसे बना, रारा जमा होड़ा यानी ओ, रो, और शब्द बना रोटी। अब अंत में देखें, एड़ा इसके साथ कनोड़ा लगा और इसकी आवाज है ओ। यह भी जो है अक्षर के ऊपर लगता है और ऊड़ा तथा ईडी के साथ प्रयुक्त नहीं होता। अब देखें इससे शब्द कैसे बना, नन्ना जमा कनौड़ा यानी औ, नौ, और शब्द बना नौकर। आइए हिंदी में ध्वन्यात्मक स्तर पर स्वरों की मात्राओं को समझते हैं। सबसे पहले देखें, स्वर है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। घ हलंत यानी आधा घ जमा अ मिलकर बने घ, उससे शब्द बना घर। आ, उसकी मात्रा यहां दी गई है, उसके रूप को आप देखिए, क हलंत जमा आ, का, से शब्द बना काल। फिर है इ यानी हरस्व ई, उसका रूप यहां पर दिया गया है, मात्रा दी गई है यहां पर, स हलंत जमा इ, से बना सी, और उससे शब्द बना सिर। फिर है ई यानी दीर्घ लंबी आवाज है, थोड़ी हरस्व ई से ज्यादा है, उसकी मात्रा का रूप भी यहां पर दिया गया है, उसे आप ध्यान से देखें। म हलंत जमा ई से मिलकर बना मी, उससे शब्द बना मील। फिर देखें हरस्व उ, उसकी मात्रा देखें, अब उससे हम शब्द बनाएंगे, ग हलंत जमा उ से बना गु, और उससे शब्द बना गुलाब। फिर देखें आप, ऊ दीर्घ, और उसकी मात्रा भी यहां दी गई है, और अब हम उससे शब्द बनाएंगे, स हलंत जमा ऊ से बना सू, और उससे शब्द बना सूरज। फिर देखें ए, और उसकी मात्रा भी दी गई है, स हलंत जमा ए से बना से, और शब्द बना सेब। फिर देखें ए, प हलंत जमा ए, पै, और उससे शब्द बना पैर। फिर देखें ओ, र हलंत जमा ओ, रो, से शब्द बना रोटी। और आगे देखें औ, न हलंत जमा औ से बना नौ, और उससे शब्द बना नौकर। पंजाबी में बिंदी और टिप्पी का जहां प्रयोग होता है, वहां हिंदी में कौन से चिन्ह लगते हैं, आइए जानते हैं। पंजाबी में बिंदी और टिप्पी दोनों नासिक ध्वनियां हैं। बिंदी और टिप्पी का प्रयोग मात्राओं के अनुसार होता है। सबसे पहले देखें, पंजाबी में मुक्ता, सिहारी, औंकड़ तथा दुलैंकड़ मात्राओं के साथ टिप्पी का प्रयोग होता है। जैसे मुक्ता के साथ देखें, रंग, और दूसरा शब्द है मंच। हिंदी में जो है बिंदी लगी है, दोनों में रंग और मंच। फिर देखें सिहारी के साथ बिंदी और हिंदू, ये दो उदाहरण है, दोनों में टिप्पी लगी है, और हिंदी में यहां पर बिंदी लगी है, बिंदी में और हिंदू में। फिर देखें औंकड़ के साथ कुंडल और सुंदर, और यहां पर हिंदी में उसी तरह बिंदी का प्रयोग है, कुंडल और सुंदर। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, दुलैंकड़ के साथ यानी जूं और बूंद, ये जो दो उदाहरण है, अब हिंदी में यहां पर
बिंदी की जगह अनुनासिक चिन्ह जो है उसे प्रयोग किया गया है। तो यहां पर समझने योग्य क्या बात है, हिंदी में पंजाबी के मुक्ता, सिहारी, औंकड़ वाली मात्राओं के शब्दों के साथ प्रायः अनुस्वार अर्थात बिंदी का ही प्रयोग होता है, किंतु दीर्घ यानी बड़े ऊ के साथ प्रायः बिंदी की अपेक्षा अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उपयुक्त पंजाबी में दुलैंकड़ वाले जो शब्द हैं उनकी मात्राओं को आप अगर ध्यान से देखें, उनकी मात्राओं वाले शब्दों के साथ टिप्पी जो है उसका प्रयोग हुआ है, जैसे हमने ऊपर देखा था जूं और बूंद दो उदाहरणों में। किंतु हिंदी में दुलैंकड़ अर्थात दीर्घ ऊ के साथ चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग होगा, जैसे जूं और बूंद। अन्य शब्द हैं चूं चूं या बूंदी आदि, ऐसे और भी शब्द हैं जहां पर दुलैंकड़ वाली यानी दीर्घ ऊ वाली जो मात्राएं हैं उनके साथ अनुनासिक का प्रयोग होता है। अब देखें विशेष बात क्या है, पंजाबी के टिप्पी वाले शब्दों का हिंदी में कुछ अलग तरह से प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे पंजाबी में है पहुंच, हिंदी में क्या है पहुंच। विशेष बात क्या है, टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। फिर देखें मुंह, हिंदी में क्या है मुंह, हिंदी में भी है, पर यहां पर क्या है ऊ दीर्घ की जगह ह्रस्व ऊ का प्रयोग हुआ है। जैसे पंजाबी में देखें दुलैंकड़ लगी है, हिंदी में छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ है, तथा टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए 3 उदाहरण और देखें, कन, चम, कम पंजाबी में, हिंदी में क्या है कान, चाम, काम। यहां पर आदि वृद्धि है, आदि मैंने जो प्रारंभिक वर्ण है उसमें वृद्धि, अर्थात कान के क को का और च को चा तथा टिप्पी की जगह कुछ भी नहीं हुआ, यानी पंजाबी में जो क है वह हिंदी में आकर का हो गया, पंजाबी में जो च है हिंदी को चा हो गया हिंदी में आके। ठीक है जी, तो यहां पर टिप्पी की जगह कुछ भी नहीं लगा। फिर देखिए आगे एक और उदाहरण है, पंजाबी में है तन, हिंदी में क्या है धन, टिप्पी की जगह यहां पर कुछ भी नहीं लगा, ना अनुस्वार न अनुनासिक। अब देखिए और उदाहरण है, यहां पर पंजाबी में है दंद और एक उदाहरण है पंज। अब हिंदी में क्या है दांत और पांच। अब क्या अंतर है, हिंदी में आदि वृद्धि यानी प्रारंभिक जो वर्ण है अर्थात द को दा आदि वृद्धि हुई है और प को पा, टिप्पी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तथा अंतिम अक्षर, अब पंजाबी में देखें अंतिम क्या था दंद में द और पंज में क्या है ज, तो यहां पर अब आप देखेंगे अंतिम अक्षर में परिवर्तन, अर्थात वर्ग के तीसरे अक्षर की जगह पहला अक्षर आ गया। अब पंजाबी में देखो दंद है तो हिंदी में क्या है दांत, यानी द की जगह त आ गया पहला अक्षर, द तीसरा है त थ द, पर वहां हिंदी में जो है तीसरा अक्षर नहीं लगता, पहला अक्षर आ जाता है। दूसरा उदाहरण देखें, पंजाबी विच की है पंज, अब यहां च छ ज, हिंदी में जो है ज नहीं लगा, पहला ही लग गया उसकी जगह पर, यानी ज की जगह च हो गया, यानी तीसरे अक्षर की जगह पहला अक्षर लग गया उसी वर्ग का। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। पंजाबी में कन्ना, बिहारी, ला, दुलावा, होड़ा तथा कनौड़ा मात्राओं के साथ बिंदी का प्रयोग होता है। कन्ना मात्रा के साथ उदाहरण देखें, शांति और पांडव, दो शब्द यहां पर दिए हैं। हिंदी में भी देखें यहां पर बिंदी का प्रयोग हुआ है, शांति और पांडव। फिर देखें बिहारी मात्रा के साथ नींद, जींद, और हिंदी में भी जो दीर्घ ई है उस मात्रा के साथ देखें बिंदी का प्रयोग हुआ है, नींद और जींद। फिर देखें ला मात्रा के साथ गेंद और गेंदा, हिंदी में भी जो है एक ही मात्रा है, गेंद और गेंदा।
यहां पर भी बिंदी का ही प्रयोग हुआ है। फिर देखिए दुलावा मात्रा के साथ बैंक और हैंगर, दो शब्द यहां दिए हैं, यहां पर बिंदी का प्रयोग हुआ है। और हिंदी में भी ए की मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग हुआ है, बैंक और हैंगर। यहां देखिए अब होड़ा मात्रा के साथ गोंद, और हिंदी में भी ओ की मात्रा जो है उसके साथ बिंदी का ही प्रयोग हुआ है। फिर देखिए कनौड़ा मात्रा के साथ सौंफ, तौंस, हिंदी में देखें सौंफ और धौंस, यहां पर भी जो है औ की मात्रा के साथ जो है बिंदी का प्रयोग हुआ है। अब विशेष क्या है कि पंजाबी में जहां कन्ना मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग होता है, वहीं हिंदी में कई जगह बिंदी की अपेक्षा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे पंजाबी विच है मां, हिंदी में भी है मां, पर यहां पर जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग है। पंजाबी में देखिए तांबा, यहां पर बिंदी है, और हिंदी में देखिए तांबा, यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए पंजाबी च है सांझा, हिंदी में है सांझा, यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, जबकि पंजाबी में बिंदी का। फिर देखिए चांदी, यहां पर बिंदी का प्रयोग हुआ है, जबकि हिंदी में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है चांदी में। अब देखें विशेष बात क्या है, हिंदी में शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ बिंदी का ही प्रयोग होता है। जैसे नींद, बैंगन, गेंद आदि में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु ध्वनि होते हुए भी अनुस्वार अर्थात बिंदी ध्वनि का ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन शब्दों क्या कौन कौन से शब्द नींद, बैंगन तथा गेंद की मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर हैं। आगे देखिए हिंदी के शब्दों में जहां य से पूर्व हलंत व्यंजन यानी आधा अक्षर होता है, वहीं पंजाबी में वह प्रायः आधा अक्षर पूरा लिखा जाता है। उस पूरे अक्षर के साथ ई यानी सिहारी पंजाबी में लग जाती है और य की जगह एड़ा लिखा जाता है। देखें आप हिंदी में देखें शब्द है माध्यम, यहां पर हमने कहा है कि य से पूर्व जो हलंत व्यंजन है, अब ध जो है आधा है यानी हलंत है, आधा जो है अक्षर है। अब पंजाबी में देखें जो है ध आधा नहीं है यानी तद्दा पूरा है। अब उसके साथ सिहारी भी लगी हुई है, तद्दे दे नाल लगी हुई है ना सिहारी। अब तीसरी बात यहां पर क्या है कि हिंदी में जो य है माध्यम में, उसकी जगह पंजाबी में एड़ा भी लिखा हुआ है। अब यहां पर तीन चीजें हो गई कि अब एक तो य से जो पूर्व है हिंदी में जो आधा होता है वर्ण पंजाबी विच पूरा हुंदा है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर ध को कोई मात्रा नहीं लगी हुई, ठीक है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई, जबकि पंजाबी में तद्दे नूं सिहारी लगी हुई है, ठीक है ना। अब तीसरी चीज क्या है, जो हिंदी में य है पंजाबी में एड़ा है। अब अन्य उदाहरण देखिए, अध्यापक, हिंदी में क्या है अध्यापक। अब यहां पर भी क्या है, जो य से पूर्व ध आधा है, पंजाबी में तद्दा पूरा है, ठीक है, और साथ में सिहारी भी लगी है और य की जगह एड़ा भी है। अन्य उदाहरण देखें, अभ्यास, हिंदी में क्या है अभ्यास, यहां पर भी वही बात है कि य से पूर्व जो है हलंत व्यंजन है यानी भ आधा है, जबकि पंजाबी विच पब्बा पूरा है और साथ ही सिहारी भी लगी हुई है और एड़ा भी है य की जगह। और देखें हिंदी में है प्यार, पंजाबी में जो प्यार है वहां पर आप देखें हिंदी में जो प आधा है वह पंजाबी में पूरा है और साथ में सिहारी है और य की जगह एड़ा है। फिर देखें हिंदी में है सभ्यता, यहां पर य से पूर्व जो हलंत व्यंजन है, पर पंजाबी में जो है य की जगह एड़ा है और साथ ही जो आधा है हिंदी में यहां पर पब्बा पूरा है और साथ में पब्बे दे नाल जोड़ी मात्रा लगी है वो है सिहारी। फिर देखें
व्यापक हिंदी में जो है वह आधा है, और पंजाबी में आप देखेंगे जो वह है वो पूरा है और साथ में सिहारी लगी है, और हिंदी में व्यापक जो है य लगा है और जबकि पंजाबी में एड़ा है। तो इस तरह आप उदाहरण सारे देखें। आगे देखें, हिंदी में है व्यर्थ, य से पूर्व वह आधा है, जबकि यहां पर य नहीं लगा पंजाबी में, एड़ा है, और वह पूरा है पंजाबी में, और साथ ही सिहारी लगी है। तो ये सभी बातें आप ध्यान से नोट करते जाएं, और कभी भी आप इस तरह से लिखते और बोलते समय गलतियां नहीं करेंगे। फिर देखें, एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि कहीं कहीं पंजाबी में बाकी सब कुछ उपयुक्त अनुसार ही होता है, जैसे हमने अभी किया, किंतु थोड़ा बहुत अन्य परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, हिंदी में है व्यक्ति, पंजाबी में क्या है, व्यक्ति कैसे लिखा है, पंजाबी में तत्ता में बिहारी तथा कक्का पूरा है। ठीक है, अब तत्ते नू देखो पंजाबी दे विच की लगा है, बिहारी लगी है, और कक्का पूरा है, जबकि हिंदी में त को हरस्व यानी छोटी ई लगी है। ठीक है, और आधे क का प्रयोग हुआ है। यहां पर दोनों में असमानता है। एक और उदाहरण देखें, हिंदी में है अध्यात्म, जबकि पंजाबी में क्या लिखा है, अध्यात्म। अब पंजाबी में पूरा तत्ता तथा हिंदी में आधे त का प्रयोग हुआ है। विशेष क्या है, कहीं कहीं ऐसी अवस्था में य का लोप भी हो जाता है, यानी गायब हो जाता है य। कैसे, जैसे हिंदी में देखिए व्यवस्था, अब पंजाबी में क्या है, य गायब है, पंजाबी में व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि यह लुप्त हो जाता है। तो आज हमने पंजाबी तथा हिंदी दोनों भाषाओं के ध्वनिगत विश्लेषण के भाग 1 को समझा। शेष भागों को लेकर मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।